हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि 21 जनवरी 2024 यानी कि इसी महीने में आपका सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आपके एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने आपके लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं। फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल आपका एसएसटी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने कल 2023 का पेपर डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, कल हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे 2023 अगस्त में जो पेपर हुआ था उसके, और 25 से लेके 27 तक क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास को मिला के आपका 2023 का जो अगस्त का पेपर था वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद या तो आपकी सीडीपी की क्लास चलेगी जहाँ से बीच में छूटी हुई है, या फिर आपका एसएसटी के लिए पिछले और वर्षों के पेपर हम का डिस्कशन करेंगे क्लास में। फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइड आगे कर लेंगे। ये क्लास 2 थी फ्रेंड्स, कल की 1 से लेके 25 क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। तो आज की क्लास के साथ ही आपको दोनों क्लास, कल की क्लास और आज की क्लास की पीडीएफ भी सेंड कर देंगे। और जिन्होंने कल की क्लास को नहीं देखा है वो प्लीज़ क्लास देख लीजिएगा। कल की क्लास का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, हम क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, यहाँ तक हो गया था फ्रेंड्स, 25 तक आपका। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन यही था आपका। चलिए 26 से आज हम शुरू करते हैं। हाँ, ये है आज का क्वेश्चन। थोड़ा सा छोटा कर लेंगे स्क्रीन को ताकि पूरा क्वेश्चन आपको दिख सके। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ठीक बात है। ये बात बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की थी, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। फ्रेंड्स, ये बात भी बिल्कुल सही है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, तो ये भी बिल्कुल पॉइंट जो है सही लिखा है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं और बी ए का उदाहरण है, यानी कि बी ए का सही उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपने हिस्ट्री पढ़ रखी होगी एनसीईआरटी वाली, तो आप इसको इजीली कर लेंगे, वरना थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज की क्लास का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 27 ही हम बोलेंगे। थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे स्क्रीन को, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, और हाँ अभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका देख लेते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों के नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है? बताइए। 16 महाजनपदों के बारे में आपने पढ़ रखा है हिस्ट्री में। ठीक है, उनके बारे में 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी बात उसके बारे में, उनके बारे में सही नहीं है। अच्छा, पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। ज़्यादातर फसलों पर कर यानी कि टैक्स उपज का हिस्सा निर्धारित होता था। कितना निर्धारित? 1/2, यानी कि आधा निर्धारित होता था। फ्रेंड्स, ये वाला ही पॉइंट गलत हो जाएगा क्योंकि क्या था जनपदों में उस टाइम पे क्या था, तो अधिकतर जो फसलें थी उपज का था 1/3 हुआ करता था, 1/2 नहीं था। ठीक है, तो पहला ही पॉइंट आपका गलत है और गलत ही इसमें बताना है कौन सा गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आगे वाले पॉइंट को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आप। चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था, ऐसा तो था, होता था ऐसा। व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं पर कर लगाया जाता था, हाँ ये भी होता था। आखेटकों यानी कि शिकारी जो होते हैं तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। ये भी जो है प्रक्रिया थी, पहले प्रथा थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। फ्रेंड्स हिस्ट्री का क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल के बारे में। तो आपने, आई होप कि आपने इल्बर्ट बिल के बारे में थोड़ा सा पढ़ रखा होगा। बात कर लेते हैं। इल्बर्ट बिल क्या था, किसने विरोध किया था इल्बर्ट बिल का? इल्बर्ट बिल का विरोध किया था अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि भारतीयों को समानता दे दी गई थी। भारतीय मुकदमा कर सकते थे उनके ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर भी भारतीय लोग चला सकते थे। ठीक है, तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है इसका, भारतीयों ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। नहीं, ये वाला पॉइंट गलत जाएगा। भारतीयों ने विरोध नहीं किया, अंग्रेजों ने विरोध किया था। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते थे। ये सही बात है बिल्कुल। क्या था इस बिल में कि भारतीय भी जो यूरोपीय ब्रिटिश लोगों पर मुकदमा चला सकते थे। बिल ने अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित करने का प्रयास किया था। बिल्कुल सही बात है, समानता हो गई थी उसमें, बिल्कुल समानता स्थापित हो गई थी। तो बी और सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। डी पॉइंट देख लेते हैं। बिल भारतीय लोगों के प्रति नस्लवादी नज़रिया रखता था, ये गलत है। तो इसका बी और सी हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं। बी और सी ये दिया गया है, बी और सी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर 3 बी और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 29 थोड़ा छोटा कर लेंगे। हाँ, आई होप कि आपको अभी दिख रहा होगा इजीली क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 में। नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। ठीक है, कब हुआ था खिलाफत आंदोलन? 1920 में दिया हुआ है इसमें। तो पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोप दी थी। सही बात है बिल्कुल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए था। तो ये वाली बात फ्रेंड्स गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। तो ए आपका सही हो जाएगा और बी हो जाएगा गलत, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होगा। ए सही पर बी गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। हाँ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 आपका दिया गया है। भारतीय नागरिकों को अनुदत्त किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता का अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है? बताइए। तो इसमें तो पढ़ने की भी ऑप्शन को ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि आर्टिकल किसके अंदर आता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 21, और उसी में आता है आजीविका। ठीक है, आपका आजीविका, भोजन, ठीक है, भोजन का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार, प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार, ये सब आर्टिकल 21 में दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? तो इजी क्वेश्चन ये दिया गया है, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का क्या अर्थ है? अच्छा, इस वाक्य का क्या अर्थ है? ऑप्शन देख लेते हैं। सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर के अनपेक्ष
समान कानून का पालन करना होगा। सही बात है। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके नस्ल, वर्ण, धर्म, जाति या जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है फ्रेंड्स। असमानताएं समाप्त हो गई, मतलब समान, सभी समान का मतलब है असमानताएं खत्म हो गई हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष अवसर तथा गौरवमय जीवन सुनिश्चित करता है। फ्रेंड्स, निष्पक्ष अवसर, बिना किसी पक्ष लिए अवसर देना है, मौका देना है, तथा गौरवमय जीवन, तो ये वाला पॉइंट भी फ्रेंड्स इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ए, बी, सी ये तो तीनों बिल्कुल ठीक है और मेरे ख्याल से इसका डी भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं किस तरह से दिए गए हैं। फ्रेंड्स, पहला ही ऑप्शन दिया गया है ए, बी, सी और डी, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है 1% चांस कि ए, बी और सी भी इसका ऑप्शन हो। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चारों ही पॉइंट भी उसके बारे में बिल्कुल ठीक दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 था ये, हाँ क्वेश्चन नंबर 31 था फ्रेंड्स। अब आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। देख लेते हैं क्या दिया गया है। फ्रेंड्स, बहुत ही एक कॉमन सा क्वेश्चन है और समझने वाला है। देख लेते हैं क्या दिया गया। ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन एवं सम्मान मिलता है, ठीक है, द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदत्त जाता है। इसके पीछे के संभाव्य कारण की जांच कीजिए। कहने का मतलब ये है कि ऑफिस में जा रही है एक महिला, वेतन मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, लेकिन घर में जब महिला काम कर रही है तो उसको क्या हो रहा है, जिसके लिए कुछ दिया भी नहीं जा रहा, तो उसकी क्या वैल्यू है। तो भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था है या घरेलू काम का अवमूल्यन है, घरेलू काम के लिए कम समय लगाना है, या कार्यालय का काम का अवमूल्यन है। फ्रेंड्स, कार्यालय की बात नहीं हो रही, घर के काम की बात हो रही, जिसे काट देंगे। ठीक है, अब जो घरेलू महिला होती है, घर में जो काम करती है, क्या होता है, उसके काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, उसका अवमूल्यन किया जाता है, यानी कि घरेलू काम का अवमूल्यन, डी इवैल्यूएशन। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बदले में कोई वेतन नहीं दिया जाता, तो इसका ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 32 को ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33, मैच द फॉलोइंग है। चलिए देखते हैं, ये काम दिए गए हैं, ये रोजगार के प्रकार दिए गए हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है। राजमिस्त्री जो होता है दिहाड़ी मजदूर होता है, बिल्कुल दिहाड़ी पे काम करता है। घरेलू कामगार, घर में जो काम करता है, अनियमित मजदूर होता है, सही बात है। सब्जी विक्रेता स्वरोजगार, खुद का रोजगार होता है, सही बात है। दुकान सुपरवाइजर, व्यवसायी, दुकान में जो सुपरवाइजर होता है वो होता है व्यवसायी, यानी कि बिजनेसमैन, या फिर वो होता है बिजनेसमैन जिसकी दुकान होती है, मालिक। ये गलत लिखा है फ्रेंड्स, यानी कि ये तीनों ए, बी और सी राइट हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ईजी क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके किस तरह से दिए गए हैं। ए, बी और सी फ्रेंड्स ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर 3 पे, तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 3 ए, बी और सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आज का देख लेते हैं क्या दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट गई है। इस प्रकार के प्रवासन के कारण क्या हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से जो है शहरी क्षेत्रों की तरफ क्या हो रहा है, प्रवासन हो रहा है। ठीक है, लोग शहरों में भाग रहे हैं, तो शहरों के औद्योगिक स्थलों के निकट इस प्रकार के प्रवासन का ऐसा क्यों हो रहा है, कारण पूछ रहा है। तो शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर में अधोगति है, यानी जो जीवन का स्तर है गिर रहा है वो, तो ये क्यों हो जाएगा, काट देंगे। स्तर गिरेगा तो लोग क्यों जाएंगे वहाँ। ग्रामीण कामगार बाजार में विघटन, ये सही बात है, जो गांव का जो काम था उसके बाजार में विघटन, कमी आई है, ठीक है, घटा है।
घटी हुई कृषि उत्पादकता, सही बात है, कृषि घटी है तो लोग भागेंगे शहर की तरफ। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। कुशल कार्यबल होगा तो फिर जरूरी थोड़ा ना शहर की तरफ भागेगा, वो तो गांव में भी कर सकता है। ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा, तो बी और सी इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं ऑप्शन में बी और सी दिया गया है क्या। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 पे दिया गया बी और सी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, नहीं चलेगा छोटा करने से काम, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35 में। निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवाओं में सम्मिलित किया जा सकता है। पुलिस सेवाएं, बताइए फ्रेंड्स, पुलिस सेवाएं सार्वजनिक होती हैं, बिल्कुल होती हैं। न्यायिक सेवाएं, न्यायिक सेवाएं भी क्या होती हैं, सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, पब्लिक सर्विसेज होती हैं। शैक्षिक सेवा, ये भी सबके लिए होती हैं। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा डाउट है निर्माण सेवाएं में, कि ज़रूरी तो ना है कि सार्वजनिक ही हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी इसका राइट आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन किस तरह से दिया गया है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, हाँ, सेकंड पे दिया गया ए, बी और सी, यानी कि सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 36। फ्रेंड्स क्लास यदि पसंद आ रही है, सेशन आपको पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ठीक है, इंस्टाग्राम, जो भी हैं आप इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि अत्याचार की रोकथाम अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो अनुसूचित जनजाति का जो अधिनियम 1989 था उसमें कौन कौन सी बातें कही गई थी। ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा, ये भी सही बात है, ये बात थी उसमें। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य को आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना, ये भी ठीक है, इस तरह की बात थी उसमें। गैर आदिवासी लड़की व्यापारियों को जनजातीय भूमि के गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना, ये भी थी इसमें बात, ठीक है। अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों से विवाह करना, विवाह करने वाली उसमें कोई बात नहीं थी, ठीक है, कि जो अनुसूचित जाति है वो विवाह उसी में अनुसूचित जाति में ही करेंगे, ऐसा कोई प्रावधान उसके अंदर नहीं था। ये वाला गलत हो जाएगा पॉइंट, यानी कि ये वाले 3 क्या हो जाएंगे, ये वाले 3 उल्लंघन हो जाएंगे, क्योंकि ये वाले 3 बातें उसमें लिखी गई थी। इसका आंसर ए, बी और सी होना चाहिए। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, हाँ, सेकंड पे दिया गया ए, बी और सी, तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स आज की क्लास, वैसे तो क्लास की डेली की टाइमिंग 3 बजे है दोपहर में, लेकिन कभी कभी 3 बजे नहीं हो पाती है। जैसे 3 बजे का टाइम पे है या तो कभी बिज़ी होने के कारण या फिर 2 दिन से तबीयत भी ख़राब चल रही है तो 3 बजे नहीं होती है, तो फिर क्लास का टाइमिंग रहता है आपका 6:30-7 बजे के आसपास, ठीक है। अभी आपकी रिकॉर्डेड क्लास है, अभी जो है ऑनलाइन क्लास नहीं है, ये रिकॉर्डेड क्लास करके अपलोड की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, हाँ, आई होप कि आपको दिख रहा होगा अभी। निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता
सुनिश्चित करते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती। ठीक है, सही बात है। इससे क्या पता चलता है कि जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था है स्वतंत्र है। वो न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल है। बिल्कुल सही बात है। कितना सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कितना होता है? तो बताइए, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है कितनी एज तक और कितने वर्ष का होता है। न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं फ्रेंड्स, बात तो सही है, शपथ तो राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता के बारे में ये वाला पॉइंट डिस्क्राइब नहीं कर रहा। तो ये वाला पॉइंट इसका सुनिश्चित नहीं करेगा कि स्वतंत्र है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं। आपका होना चाहिए ए, बी और सी, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ए, बी और सी इसका बिल्कुल ठीक आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, किसी के प्रति पूर्वाग्रही होने का अर्थ है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में देखने के लिए मिलेगा। आपके सीटेट के एग्ज़ाम में जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, चाहे वो सीडीपी है, हिंदी है, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें ये प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा देखने में। तो इसके पूछने के ढंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो प्रश्न मिलेगा देखने के लिए आपको हर पेपर में। देखते हैं क्या पूछ रहा है। जो किसी के प्रति पूर्वग्रही होने का अर्थ है, उन्हें नकारात्मक रूप से देखना। हाँ, पूर्वाग्रही जो होता है उसमें क्या करेंगे, नकारात्मक रूप से देखते हैं। उन्हें उत्तम श्रेष्ठ मानना, श्रेष्ठ नहीं मानते हैं, श्रेष्ठ थोड़ा ना मानते हैं, वो तो एक तरह से रूढ़ी बना देते हैं, भेदभाव वाली बात होती है। जो लोग भिन्न हैं उनका अनादर करना, हाँ ये बात भी इससे रिलेटेड है। जो लोग अलग होंगे उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। ठीक है, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना, हाँ भेदभाव वाली तो भावना होती है इसमें पूर्वाग्रही में। तो यानी कि ए, सी और डी इसका ऑप्शन होना चाहिए, ए, सी और डी। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा ऊपर करते हैं स्लाइड, ये छोटी कर लेते हैं। ए, सी और डी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 पे दिया गया ए, सी और डी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पिक करना बहुत ही ईजी है, क्योंकि इसमें ये वाली बात गलत लिख दी है। पूर्वाग्रही में क्या होता है, भेदभाव माना जाता है। ठीक है, श्रेष्ठ नहीं मानते, तो ये वाला पॉइंट कट जाएगा। और बी यदि कटता है तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। एक ही ऑप्शन बचेगा, और एक ऑप्शन तो आपको लगाना है ना पेपर में, तो बस ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। फिर देखिए, फिर जो क्वेश्चन आ गया फिर उसी से रिलेटेड है। किससे? रूढ़िवाद स्टीरियोटाइप से रिलेटेड क्वेश्चन है। देख लेते हैं क्या दिया गया है। एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या दिखाता है, बताइए। कहने का मतलब है ये है कि माइंड अपना मेकअप किया हुआ है पहले से ही, कि जो रंग बिरंगे कपड़े पहन के रखेंगे, सर पे मुकुट लगा के रखेंगे, नृत्य वाली उसकी जो पोजीशन होगी नाचने वाली, ठीक है, तो वो क्या होंगे, आदिवासी होंगे लोग। तो ये क्या बना रखी है, रूढ़ी बना रखी है, रूढ़िवादिता है। तो इसका राइट आंसर रूढ़िवाद हो जाएगा, यानी कि स्टीरियोटाइप। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और आपको बहुत ध्यान से समझना है, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा, हर सब्जेक्ट में आएगा आपका इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। और ये बहुत ही कॉमन वर्ड है स्टीरियोटाइप, जहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा वही मैक्सिमम चांस है उसके कि आंसर उसका वही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आज का।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपका दिया गया है फ्रेंड्स, युग्मों निम्नलिखित युगलों का, युगलों बोल दो या फिर युग्मों का मिलान कीजिए। एक तरफ दिया गया कृषि के तरीके, कृषि कौन कौन सी कृषि होती है, ठीक है, स्थानांतरी कृषि, ठीक है। दूसरी दे रखी है आपकी वाणिज्यिक अनाज की कृषि, कॉमर्शियल जो अनाज की कृषि। तीसरी गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। और आपकी दी गई है चौथे नंबर पे चलवासी पशुचारण। ये 4 प्रकार की कृषि दी गई हैं और दूसरी तरफ दिए गए इनके क्षेत्र या फिर प्रदेश कहाँ कहाँ ये होती हैं। तो हमें इनका सही मिलान करना है फ्रेंड्स। अब जो स्थानांतरित कृषि होती है कौन सी होती है, जैसे असम वगैरह की साइड में होती हैं, झूम खेती, ये सब स्थानांतरित कृषि होती हैं। और ये कहाँ होती हैं, जहाँ सघन वन होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सघन वन वाले क्षेत्र, यानी ए का हो जाएगा थर्ड, ए का थर्ड, ठीक है। उसके बाद वाणिज्यिक अनाज कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, इसका ये कहाँ होती है वाणिज्यिक अनाज कृषि, बताइए कहाँ होगी ये, बताइए फटाफट। गहन निर्वाह कृषि और फिर लास्ट में दे रखा है चलवासी पशुचारण। तो जो चलवासी पशुचारण है ये कहाँ होता है, घास के मैदान देख के ये नहीं लगाना है, ठीक है। ये आपका होता है चलवासी पशुचारण अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश में, यानी कि डी का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ए का 3 और डी का 1 देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन थोड़े से छोटा कर लेंगे जिससे साथ में दिखता रहे, थोड़ा छोटा कर लेंगे फ्रेंड्स स्क्रीन को। फ्रेंड्स ए का लगाया हमने थर्ड, तो यानी कि ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, पहला वाला करने से ही सारे आंसर आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी का देख लेते हैं, 4 दिया गया है। वाणिज्यिक अनाज कृषि कहाँ होगी, शीतोष्ण घास के मैदान जहाँ होंगे, ठीक है। चलवासी पशुचारण ये तो हमने आपको बता दिया, डी का पहला, ठीक है, डी का पहला ही लिखा है, यानी कि अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेश, जो आधा सूखा होगा या सूखा प्रदेश वहाँ चलवासी पशुचारण होता है, ठीक है। और वाणिज्यिक अनाज कृषि शीतोष्ण घास के मैदान। अब बचता है गहन निर्वाह कृषि, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन बचता है आपका, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है उन क्षेत्रों में गहन निर्वाह वाली कृषि होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज की क्लास का। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे स्क्रीन को, 41, थोड़ा छोटा कर लेंगे, हाँ। फ्रेंड्स ये ग्लोब से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ग्लोब के बारे में आपको जानकारी होगी तो आप इजीली इसको कर लेंगे। पढ़ते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से ग्लोब के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। नंबर ए, ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर खींचे गए हैं, सही बात है। सेकंड बी ऑप्शन, सॉरी बी पॉइंट दिया गया आपका, यह अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में है। पृथ्वी कितनी झुकी हुई है अपने अक्ष पर, 23.5 डिग्री, ठीक है। यह पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है। एक जो है ट्रू इसकी वो बनाई हुई है, एक ट्रू इमेज बनाई हुई है, ठीक है। जो ग्लोब है, ठीक है, प्रतिरूप है उसका ट्रू, तो ये बात बिल्कुल सही है। यह अंडाकार आकृति में, ग्लोब अंडाकार आकृति में बना है कि सर्कल आकृति में, एक सर्कल आकृति में ग्लोब बना हुआ है, ठीक है। आप उसको स्फेयर, एक बॉल बोल सकते हो, बॉल की तरह होता है, एक सर्कल की तरह दिखेगा आपको एक तरफ से, ठीक है। तो अंडाकार आकृति होती है, ओवल शेप इस तरह की, ऐसा वो नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन काट देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए, बी और सी कहाँ दिया गया है, सेकंड पे दिया गया है ए, बी और सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। इजी क्वेश्चन ही है, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अब थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा को कहा जाता है। ये ग्लोब हो गया आपका, बीचों बीच कौन सी रेखा खींचती है, कितना सुंदर ग्लोब बनाया है। बीच में कौन सी रेखा होती है, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। तो 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा।
तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। बहुत ही 43 जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना टफ नहीं है, आपने पढ़ रखा है पहले से। ये आपका ऑलरेडी आपका ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार। स्थान परिवर्तन से प्राकृतिक वनस्पति में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, सदाबहार वृक्ष भूमध्यवर्ती प्रदेश के समीप ही क्यों उगते हैं? निम्नलिखित में से उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, आपने जो देखा है, जो भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ सदाबहार वन उगते हैं। उसी क्षेत्र में क्या पाई जाती है? सर्वाधिक 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री इधर साउथ में, 23.5 डिग्री नॉर्थ में। इस वाले क्षेत्र में क्या होता है? सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी। और क्या होगा इस वाले क्षेत्र में? सर्वाधिक टेम्परेचर होगा। ठीक है, और वर्षा भी ज़्यादा होगी, इसलिए जैव विविधता भी होती है, सदाबहार वृक्ष भी वहाँ पाए जाते हैं। अब कारण देख लेते हैं क्या दिया गया है। निम्न वर्षा और उच्च तापमान। एक बात गलत लिखी है, एक बात सही लिखी है, तो काट देंगे। मध्य वर्षा और निम्न तापमान। निम्न तापमान तो होता ही नहीं है, काट देंगे। भारी वर्षा और उच्च तापमान, ये बिल्कुल सही लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 3 भारी वर्षा उच्च तापमान। ठीक है, हाई रेनफॉल। ठीक है, और हाई टेम्परेचर, हाई आपका टेम्परेचर हो जाएगा। इसी कारण सदाबहार जो वृक्ष हैं भूमध्य प्रदेश के समीप ही पाए जाते हैं या उगते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 44। पढ़ेंगे एक बार। अक्षांशों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कौन सा या कौन से सही हैं? चलिए पढ़ते हैं। दक्षिण ध्रुवीय व्रत विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में है। अच्छा, ये कह रहा है फ्रेंड्स, ये आपका ग्लोब बन गया। ये कह रहा है 23.5 डिग्री पे साउथ में, यहाँ पे क्या है? दक्षिण ध्रुवीय व्रत है। इसको दक्षिण ध्रुवीय व्रत बोलते हैं, बताइए फ्रेंड्स, या इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ में ग्लोब के क्या है? इसके भूमध्य रेखा के मकर रेखा, यानी कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, इसने पूछा कौन सा सही है, तो ये गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। कर्क रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कर्क रेखा कहाँ पड़ती है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में पड़ती है। जब उत्तर में पड़ेगी तो ये दक्षिणी गोलार्ध में कैसे हो जाएगी? तो गलत लिखा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से होकर गुजरती है, ये सही लिखा है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध से जो है होकर गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री भूमध्य रेखा के साउथ पड़ती है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक है। 4 भी पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। उत्तर ध्रुवीय व्रत विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में है। ये कह रहा है उत्तर ध्रुवीय जो व्रत है विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में है, जबकि 23.5 डिग्री उत्तर में विषुवत रेखा के क्या पड़ता है? कर्क रेखा पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, कंटेंट जिसका क्लियर है, ठीक है, कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर है उसे कोई भी दिक्कत नहीं है, इजी क्वेश्चन है वैसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 आज का। ठीक है, यदि ग्रीनविच लिखा है, ग्रीनविच यामोत्तर समय दोपहर 12 बजे का है, तो 45 डिग्री पूर्व देशांतर पर क्या समय होगा? फ्रेंड्स, आपको पता है, मान लीजिए कि ये आपका 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर है ये।
तो आपको पूर्व की तरफ चलना है, ईस्ट की तरफ। कितना? 45 डिग्री बताया ना, 45 डिग्री चलना है। तो फ्रेंड्स आपने कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है। तो जब 1 डिग्री पूर्व की तरफ चलते हैं तो कितने मिनट का समय प्लस कर देते हैं? 4 मिनट का। बताया था कि नहीं बताया था? आपने क्लासेस कर रखी होंगी तो आपको पता होगा। अब 45 डिग्री चल रहे हैं, 45 डिग्री तो कितने मिनट हो जाएंगे? 45 की 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 मिनट। 180 मिनट का क्या मतलब है? 180 मिनट कह दो या फिर 3 आवर्स कह दो। तो यानी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा टाइम। अब देख लीजिए 12 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 3 12 बजे में दोपहर के में 3 ऐड करेंगे तो 3 PM का टाइम हो जाएगा, 3 बजे अपराह्न। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये भी, इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। आपको बता रखा है कि पूर्व की तरफ चलेंगे, ईस्ट की तरफ चलेंगे तो हर 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ जाएंगे, और वेस्ट की तरफ चलेंगे तो हर 1 डिग्री पे 4 मिनट घट जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, ये भी एक इजी क्वेश्चन है। तटीय क्षेत्रों में समुद्री गुफाएं बनती हैं, समुद्री गुफाओं के निर्माण के लिए उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, समुद्री जो गुफाएं बनती हैं उसका क्या कारण है, क्या रीज़न है उसका? आप NCERT से करेंगे तो ये आपका उसमें दिया हुआ है। मानव निर्मित गतिविधि, क्या मानव निर्मित गतिविधि से बनती हैं समुद्री गुफाएं? शैलों का गिरना, क्या समुद्र के अंदर शैल गिर जाती हैं तब बनती हैं? या फिर पवन अपर्दन, पानी के अंदर पवन अपर्दन हो जाता है? या फिर तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण? बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए अपना राइट आंसर। 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। बताइए, कमेंट कर दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। कैसे बनती हैं समुद्री गुफाएं? सी केव्स कैसे बनती हैं? पढ़ा है आपने? पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। सी केव्स बनने का कारण है तरंगों द्वारा। कोई भी इसका आइडिया भी लगाया जा सकता है आंसर का, कि तरंगों द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण के कारण समुद्री गुफाएं बनती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 आज का। हाँ, आपका क्वेश्चन नंबर 47 दिया गया है फ्रेंड्स। निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? फ्रेंड्स, ज्वारीय ऊर्जा समाप्य होती है। जो ज्वार भाटा से ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वो समाप्त हो जाएगी। यही ऑप्शन गलत है, असत्य चुनना है ना, यही गलत है, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। देख लेते हैं। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है, ये तो सच बात है, तो ये इसका आंसर होगा ही नहीं। पवन ऊर्जा जो होती है वो प्रदूषण मुक्त होती है, बिल्कुल सही बात है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है, बिल्कुल रिन्यूएबल एनर्जी है, ये भी इसका, ये सही बात है, ये भी आंसर नहीं होगा। बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है, बिल्कुल सही बात है। आपने पढ़ा है ना बायोगैस में क्या होता है? मेथेन, मेथेन होता है ना, मेथेन यानी कि CH4 जिसे बोलते हैं। और CH4 जो होती है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेवार होती है। पढ़ा है ना आपने? 5 गैसें होती हैं, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, CO2, ठीक है, जलवाष्प, ये सब। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 राइट है, करेक्ट, सही बात लिखी है। तो हमें इसका असत्य बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 पे दिया गया है गलत। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं है, आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ रखी होगी तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 में क्या दिया गया है? समताप मंडल की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं, सही कारण का चयन कीजिए। फ्रेंड्स, वायुमंडल में 5 परतों के बारे में आपने पढ़ ही रखा है, ठीक है। क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, और मध्य मंडल, और उसके बाद आपका आयन मंडल और बहिर्मंडल।
तो हवाई जहाज जो उड़ते हैं समताप मंडल में उड़ते हैं, सेकंड वाली लेयर में। क्यों? क्योंकि वहाँ बारिश, आंधी, तूफान ये सब नहीं होती, मौसमी घटनाएं नहीं होती। तो आई थिंक पहले ऑप्शन पे दिया गया है बादलों एवं मौसमी संबंधी घटनाओं से मुक्त होती है ये परत, और यही इसका कारण है। आंधी वाली परिस्थितियाँ, तेज पवन, आंधी होंगी वहाँ तो उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा। निम्न वायुदाब, उच्च वायुदाब, ये तीनों गलत हो जाएंगे। तो क्यों उड़ती हैं, क्यों उड़ते हैं हवाई जहाज समताप मंडल में? क्योंकि वहाँ मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, बारिश का आना, आंधी तूफान, ये सब बादल वगैरह वहाँ नहीं होते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 49। ये एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई भी इसको क्लिक कर देगा। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है? बताइए फ्रेंड्स, वायु मार्ग सस्ता होता है क्या? नहीं होता, सस्ता नहीं होता। जल मार्ग भी सस्ता नहीं होता। अब बचता है सड़क मार्ग और रेल मार्ग। सड़क मार्ग से सस्ता कौन सा है? रेल मार्ग सस्ता होता है। ठीक है, लंबी दूरी के लिए रेल मार्ग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सस्ता भी होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड्स? सेशन यदि पसंद आ रहा हो तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिलता रहे। और अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आई थिंक लास्ट ही चल रहा है, इसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन और हो सकता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन दिया गया आपका जलधारा से, महासागरीय जलधारा। आपने पढ़ रखा होगा टॉपिक, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट बना देंगे आपके लिए, उसमें जो ज्योग्राफी की सारी क्लासेस हैं उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं गल्फ स्ट्रीम के बारे में। ये क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम गर्म महासागरीय जलधारा, ये गर्म जलधारा है क्योंकि उसका रीज़न दिया गया है, गर्म पानी के झरनों स्रोतों द्वारा गर्म होती है। ऐसा होता है क्या? सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। ये बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स, आपने देखा था ये भूमध्य रेखा होती है। जो जलधारा ऐसे निकलेगी, ठीक है, भूमध्य रेखा की से निकलेगी, वो कैसी होंगी? वो होंगी गर्म। ठीक है, और जो भूमध्य रेखा की तरफ जाएगी, ऐसे ऐसे जाएंगी, वो कैसी होती हैं? ठंडी जलधारा। बताया था ना आपको टॉपिक में, किसी ने देखा होगा टॉपिक तो आपको क्लियर होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये भूमध्य रेखा है आपकी। जो जलधाराएं भूमध्य रेखा की तरफ से ऊपर की तरफ जाएंगी वो होती हैं गर्म। ठीक है, और जो जलधारा भूमध्य रेखा की तरफ आएगी वो होती है ठंडी। तो गल्फ स्ट्रीम कैसे जाती है? इस तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 पे लिखा है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जो चलती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 51। ये भी एक फ्रेंड्स, ये आपका दिया गया है वायुमंडल की परतों से लेके। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन हमने लिया है आज वीडियो में, इसका हमने आज वो भी लगाया हुआ है यूट्यूब पे, आपकी कम्युनिटी पोस्ट में भी ये क्वेश्चन डाला हुआ है, और टेलीग्राम में भी आई थिंक यही क्वेश्चन डाला है, इंस्टाग्राम पे भी आज ये क्वेश्चन लगा हुआ है। चलिए देखते हैं। ओजोन परत, रेडियो ऑपरेशन, मौसम संबंधी घटनाएं, पतली वायु। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? अभी ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 2 क्वेश्चन डबल हो गया है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। समताप मंडल से रिलेटेड अभी ये क्वेश्चन आया था, तो ए का क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, रेडियो प्रेषण यानी रेडियो तरंगें कहाँ पर आवर्तित होती हैं? ये 4th वाली परत में। किसमें? बाह्य वायुमंडल में, यानी कि बी का हो जाएगा आपका 4। और अब आ जाता है सी, मौसम संबंधी घटनाएं। ये कहाँ होती हैं?
ये होती हैं क्षोभ मंडल में, ठीक है, क्षोभ मंडल यानी कि 1 हो जाएगा आंसर। और डी का पतली वायु कहाँ पे होगी, बहिर्मंडल में, जो सबसे बाहर वाली जो परत होती है, एक्सोस्फेयर जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सोस्फेयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो डी का हो जाएगा आपका 2 नंबर, यानी कि 3, 4, 1 और 2। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2 दिया है कहीं, 3, 4, 1 और 2 आपका ऑप्शन नंबर 2 पे दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 था आई थिंक, ये 50 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं, शायद एक क्वेश्चन और होगा, नहीं 51 था ये क्वेश्चन फ्रेंड्स, 51 था, और ये लास्ट क्वेश्चन है 52। देख लेते हैं इसको भी। अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार के संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाइए। तो पर्यावरण को बचाने के लिए किन संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए उसके बारे में बताना है। तो फ्रेंड्स, मानव निर्मित संसाधनों का, अजैव संसाधनों का, नवीकरणीय संसाधनों का, या फिर अनवीकरणीय संसाधनों का। फ्रेंड्स, अनवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जो एक बार यूज करने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। तो अनवीकरणीय संसाधनों का हम यूज करेंगे तो वो तो ख़त्म हो जाएंगे, पर्यावरण तो नहीं बचा, पर्यावरण को हानि होगी, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, मानव निर्मित संसाधन हो सकता है, अजैव संसाधन हो सकता है, लेकिन ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि पर्यावरण उससे बचाया जा सकता है? ये हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, नवीकरणीय संसाधन, जैसे कि सौर ऊर्जा का उपयोग करना, ठीक है, ज्वार भाटा से पवन ऊर्जा का उपयोग करना, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा का प्रयोग करना। तो ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। इनके यूज़ करने से ये कभी ना समाप्त होने वाली हैं, और समाप्त भी होंगी तो बहुत लंबे टाइम बाद। तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोयला, पेट्रोलियम, ये सब यूज करोगे तो ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो परेशानी आनी शुरू हो जाएगी पर्यावरण के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देख लेते हैं, आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन था, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन, और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन आपको पसंद आया है, क्लास का कंटेंट और मेहनत आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आप लाइक करना भूल जाते हैं, और बाद में हमारे मोटिवेशन के लिए एक कमेंट ज़रूर कीजिए, वीडियो में किस तरह का सुधार आप चाहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ भी आपका सजेशन या सुझाव है तो आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके आप मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम आईडी हमारी सामने स्क्रीन पे दी हुई है, अंकित राठी के नाम से, फेसबुक अंकित चौधरी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल है दी अंकित राठी के नाम से, आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको सभी सीटेट से रिलेटेड या फिर आने वाले अपकमिंग टीचिंग एग्ज़ाम के लिए सभी क्लासेस के लिंक और PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे ऊपर हमारे यूट्यूब चैनल का नाम दिया गया है दी अंकित राठी। तो एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।